नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल संस्कृत और भारत में। हम अपने पूर्वजों को लेकर के जिस भ्रम में चल रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा डार्विन ने बताया था। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि डार्विन के पूर्वज बंदर रहे हों और उसने अपने पूर्वजों की बात की हो, क्योंकि हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे और वह ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक एक विषय पर और अनेक रिसर्च किए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत में विज्ञान की परंपरा कुछ नहीं थी। जितने भी खोजें आती हैं, जितने भी आविष्कार की बात आती है, वे सभी आविष्कार किसी न किसी विदेशी ने किया। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से और भी बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनका नाम अनेक आविष्कारों के लिए आता है और उनमें भारत के वैज्ञानिकों का नाम प्रायः अंगुली गण्य 2-4 नाम ही आते हैं। और जिन्होंने वो सिद्धांत दिए, जिन्होंने भारत में जो वैज्ञानिक हुए, उन अंगुली गण्य लोगों में भी कोई बहुत विशेष बड़ा नाम नहीं है। अब किंतु सत्य यह है कि हम जिस समय या जो सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने दिए, उन सिद्धांतों का जो पालन है वह पूरा विश्व करता है और आज भी करता है और शायद आगे भी करता रहेगा। उदाहरण, हमने एक दिन दिया, दिन का नाम दिया रविवार। संस्कृत का शब्द था रविवासरः, रविवासरः से रविवार बना। अब रविवार को अंग्रेजों ने भी संडे कहा। रवि माने सूर्य और सन माने सूर्य, तो रविवार यानी संडे। तो जिसको हमने रविवार कहा उसको उन्होंने संडे क्यों कहा? जिसको हमने सोमवार कहा या चंद्रवार कहा उसको उन्होंने मुंडे क्यों कहा? तो यह कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि विश्व ने हमको स्वीकार किया। फिर रविवार का नाम रविवार ही क्यों? गुरुवार क्यों नहीं कर दिया? अथवा जो भी हम नाम दिए, तो कुछ लोग ऐसा मानते कि हो गया, नाम दे दिया गया होगा, तो यदि नाम ही देना था तो चिंटू मिंटू कुछ भी कर सकते थे। फिर रविवार को रविवार ही कहने की क्या जरूरत थी? तो इसके पीछे का कहीं नहीं कहीं कारण है। रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है? गुरुवार क्यों नहीं आ जाता? खैर, इस बारे में मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं उस विषय पर जिसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जो सिद्धांत हैं या जो साइंटिफिक सिद्धांत हैं, जो साइंटिफिक थ्योरी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विदेशी ने दिया। उदाहरण आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब ये न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया वो कब दिया? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आता है वह आता है सन 1664 ईस्वी में। अब उससे पहले क्या था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया उसने तो ग्रेविटी कहा था, हमने उसको गुरुत्वाकर्षण कहा। अब न्यूटन के सिद्धांत पर अगर हम चर्चा करें, विचार करें, तो न्यूटन कहता है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब
यदि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो धुआं ऊपर क्यों उठता है? उसको भी नीचे जाना चाहिए। आग की लपटें ऊपर क्यों उठती हैं? उनको भी नीचे जाना चाहिए। अथवा जो गर्म गैसें हैं वो सब ऊपर उठती हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? तो यदि किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या कारण है, तो दूसरे वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, पृथ्वी उन्हीं वस्तुओं को खींचेगी जिनका वजन हवा के वजन से कम होता है। पुनः प्रश्न यह है कि आखिर हवा के वजन से कम इन्हीं वस्तुओं का क्यों है? गर्म वस्तुओं का ही या गर्म गैसों का भार ही हवा के वजन से कम क्यों है? हमारे यहां ऐसा सिद्धांत दो जगह आया है। एक, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते। दूसरा एक सिद्धांत आया है न्याय सिद्धांत में, न्याय शास्त्र में। तो न्याय सिद्धांत कहता है प्रकृति ही प्रकृतिम आकर्षयेत विकृतिम च प्रतिकर्षयेत। अब इन सिद्धांतों की बात करें तो कहता है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण जो होते हैं वह गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं, गुणों की तरफ जाते हैं। उदाहरण के लिए दो संतों या दो सत्व गुणी लोग आपस में मित्र हो जाते हैं, दो रजोगुणी लोग आपस में मित्र हो जाते हैं, दो तमोगुणी लोग आपस में मित्र हो जाते हैं। ऐसा ही न्याय सिद्धांत कहता है प्रकृति प्रकृतिम आकर्षेत। प्रकृति का मतलब आचरण या आदत। अब यदि मैं अच्छा व्यक्ति हूं और आप भी अच्छे व्यक्ति हैं तो दोनों की दोस्ती हो जाएगी। यदि मैं शराब पीने वाला व्यक्ति हूं और आप भी शराब पीने वाले व्यक्ति हैं तो दोस्ती हो जाएगी। यदि मैं संत हूं और आप भी संत हैं तो दोस्ती हो जाएगी। किंतु सोचिए कि क्या कभी कोई संत किसी चोर से या किसी डकैत से दोस्ती कर सकता है? प्रायः उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। अब सोने को सोने से मिलाना हो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं। सोने को चांदी से मिलाना हो तो भी मिल जाएगा क्योंकि दोनों धातुएं हैं, दोनों की प्रकृति लगभग समान है। किंतु सोने को लकड़ी से मिला करके और गहना बनाना हो तो विश्व में कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो सोने से लकड़ी को मिला करके और गहना बना सके। अब पानी को पानी में मिलाना है आसानी से मिल जाएगा, पानी को दूध में मिलाना है आसानी से मिल जाएगा, दोनों तरल है। पानी को तेल में मिलाना है, मिलाना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि दोनों यद्यपि तरल हैं पर एक की जो प्रकृति है वो स्निग्ध है और एक की प्रकृति स्निग्ध नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कठिनाई आएगी क्योंकि थोड़ी भिन्नता है प्रकृति में। अब हम यदि बात करें कि सूर्य की और आग की लपटें ऊपर क्यों उठती हैं, इस विषय पर अगर हम इधर का विचार करें प्रकृति प्रकृतिम आकर्षयेत अथवा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो सूर्य की प्रकृति गर्म है अथवा सूर्य का जो गुण है वह ऊर्जा देना है, ऊष्मा है अथवा गर्म है। वैसे ही आग की प्रकृति भी गर्म है क्योंकि तो प्रकृति प्रकृतिम आकर्षयेत, प्रकृति प्रकृति को आकर्षित करती है। मतलब आग की लपटों को सूर्य की किरणें अपनी ओर खींचती हैं
इसलिए आग की लपटें ऊपर उठती हैं। केवल आग की लपटें ही नहीं, जितनी भी गर्म गैसें होंगी वो सब की सब ऊपर उठेंगी। उसके पीछे का कारण हमारा न्याय सिद्धांत है, प्रकृति प्रकृतिम आकर्षयेत विकृतिम च प्रतिकर्षयेत। इसी प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, दोनों में से कोई भी एक कहिए, दोनों वहीं पर पूर्णता सत्य साबित होती हैं। अब अगर न्यूटन के सिद्धांत की बात करें और अपने न्याय सिद्धांत की बात करें तो न्यूटन का जो सिद्धांत है वो कहीं कहीं पर माने 100% तो सही नहीं है, हो सकता है 90% सही हो, किंतु हमारा जो न्याय सिद्धांत है प्रकृति प्रकृतिम आकर्षयेत, यह 100% सही है, जो सजीवों पर भी लागू है, निर्जीवों पर भी लागू है, प्रकृति के सभी चर और अचर पर लागू है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं। अपने पर गर्व करिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भूगोल बदल जाता है या उसका भूगोल बिगड़ जाता है। ऐसा मान करके अभी ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।